प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई जल्दी से क्लास में। समय हो चुका है 8 बजे का और रीजनिंग की क्लास हमारी इस समय होती है। सभी प्यारे साथी इस बात को जानते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास का जो हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक रहने वाला है डाइस। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग पासा पढ़ने वाले हैं। और मैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां से एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाता है। मैं पहले आप लोगों को वही टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूं जो एसएससी के फेवरेट टॉपिक हैं। खास तौर से एसएससी, एमटीएस और जीडी में तो नॉर्मल तरीके से बार बार ये 12-13 टॉपिक हैं, लगभग 10-12 टॉपिक, इन्हीं में से घुमा फिरा कर पूछता है, जैसे मानो कि एग्जामिनर को बाकी टॉपिक याद ही ना हो। कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझते हुए चलेंगे। एक बार मेरे सभी प्यारे दोस्त थम्स अप कर दो। क्लास ओके चल रही है। आज के सेशन को फिर हम स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है गुड्डा, जितना पढ़ाऊंगा वो सब आपको यहां पर क्लिक करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझना, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसके बेसिक को जानना जरूरी है कि आखिरकार नियम कैसे होते हैं, कहां से नियम बनते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं पासा की बात करता हूं, अगर डाइस को समझते हैं तो आप ऐसे समझेंगे कि जब हम लोग डाइस की अर्थात पासा की बात करते हैं तो प्यारे वीर एक्चुअल में क्या है समझो। तो जब हम सवाल को समझेंगे और बताएंगे कि जो डाइस होता है अर्थात पासा होता है, मेरे प्यारे दोस्त, इसे हम अगर आप लोगों से कहें तो इसमें एक दो चीजें थोड़ी महत्वपूर्ण हैं कि पासा कैसा होता है। पासा आपको पता होगा कि कैसा होता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पासा होता है वो इस प्रकार से होता है। सभी ने सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, लूडो देखा है सभी ने। मेरे प्यारे वीरों, ये इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से होता है। तो ये होता है पासा, मतलब डाइस। पासा मतलब डाइस। लेकिन जब हम पेपर में बैठते हैं तो ये डाइस हमें इस प्रकार से नजर नहीं आता, ये डाइस हमें बदल कर नजर आता है और यही डाइस हमको इस प्रकार से नजर आ जाता है। कहने का अर्थ हुआ कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो जो कुल सतह होती हैं, कुल सतह होती है डाइस के अंदर, वो कुल 6 सतह होती है। कुल सतह कितनी होती हैं? कुल सतह 6 होती हैं। ये सतह कौन कौन सी होती हैं इस बात को समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। एक सतह होती है ऊपर, और जो ऊपर वाली सतह के अपोजिट सतह होती है वो सतह नीचे होती है। मैं अगर आपसे कहूं तो एक सतह होती है आगे और एक सतह होती है पीछे। एक सतह आगे होती है, एक पीछे होती है, एक दाएं होती है और एक हो जाती है बाएं। मेरे प्यारे वीरों, अगर मैं इन सब चीजों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूं और आप लोगों को समझाऊं तो ध्यान से समझो। मैं बोलूंगा देयर आर 6 सरफेस इन ए डाइस। सही है, मैंने आपसे कहा देयर आर 6 सरफेसेस इन एनी डाइस। कौन कौन सी? ऊपर मतलब टॉप, नीचे मतलब बॉटम। तो एक टॉप सरफेस होती है, एक बॉटम सरफेस होती है। इसके अलावा बात करते हैं तो आगे मतलब फ्रंट और पीछे मतलब बैक। तो आगे पीछे अर्थात फ्रंट और बैक सरफेस होती है। और दाएं और बाएं को हम राइट और लेफ्ट बोलते हैं। यहां तक मामला ओके है। दाएं और बाएं को हम राइट और लेफ्ट बोलते हैं। मेरे प्यारे वीर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक उम्मीद करता हूं कि हमें हर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझना, लेकिन परीक्षा में ध्यान से समझो कि इन ए
examination, in an examination we can see only 3 surface. हम केवल 3 सतह ही देख पाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर जो ये इस प्रकार से है, ठीक है। डाइस के दूसरे नियम को ध्यान रखना है। अगर मैं डाइस के दूसरे नियम की बात करता हूं तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पासे में कभी भी, लिख लो इसे, पासे में कभी भी, पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह, पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ, ना तो एक साथ दिखती है, एक साथ दिखती है, और ना ही एक साथ, ना ही एक साथ छिपती है। यहां तक आप लोग कॉपी करो जल्दी से, फिर मैं आपको पूरे डाइस के कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। मैंने आप लोगों से क्या बोला? बच्चा कह रहा है सर सतह का मतलब क्या है? सतह का मतलब होता है विशाल भाई सरफेस, सरफेस, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। मैंने आप लोगों से बोला कि पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई देती है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? टू अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी seen together and can never be hidden together. समझ में आई बात? मैंने कहा टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर एंड कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ये 2 स्टेप समझ रहेंगे कि नहीं? मैंने आप लोगों से बोला क्या ये 2 स्टेप हमको हमेशा समझ में रहेंगे? प्रगति राठौर, थैंक यू छोटी बहन, थैंक यू वेरी मच। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने आप लोगों से बोला कि 2 स्टेप हमें अभी याद रखने हैं। अब पासे में 6 सतह होती हैं और मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को कभी भी 2 विपरीत सतह ना एक साथ दिखाई देती हैं और ना एक साथ छिपती है। यहां तक मुझे लगता है कि आपको रत्ती भर भी समस्या नहीं होगी। अब सुनो ध्यान से, अब समझना। अगर मैं आप लोगों से सवाल पर चलूं तो सबसे पहले यह समझो, अब स्टेप टू स्टेप चलेंगे। जो हमारे पास पासा होता है मेरे प्यारे वीर, अर्थात जो डाइस होता है, वो दोनों ही चीजें हमें याद रही होंगी। हमेशा अगर कोई पूछे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डाइस, तो आप क्या कहेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। क्या बोला? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइस। कौन कौन से? कौन कौन से? नॉर्मल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। सर ध्यान से सुनना, पासे के कुल 2 प्रकार हैं। पासे के कुल कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, और ये 2 प्रकार इस प्रकार से हैं कि मेरे प्यारे दोस्तों, एक पासा होता है जिसे हम लोग साधारण पासा कहते हैं। एक पासा होता है जिसे हम लोग साधारण पासा कहते हैं, और इसे हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल डाइस या जनरल डाइस बोलते हैं। नॉर्मल डाइस भी बोल सकते हैं, या मेरे प्यारे साथी जनरल डाइस भी बोला जा सकता है। सही है यहां तक? तो एक पासा होता है जिसे हम साधारण पासा कहते हैं, और एक पासा होता है जिसे हम मानक पासा कहते हैं। कौन सा पासा? अगर कोई भी पूछे कि बताओ डाइस में कुल कितने टाइप होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? 2 टाइप होते हैं, जनरल डाइस और मानक पासा, मतलब सामान्य पासा और मानक पासा। अर्थात इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे, स्टैंडर्ड डाइस बोलेंगे तो ये कौन सा पासा हो जाता है? मानक पासा, मानक पासा हो जाता है। अब आप लोग कहेंगे भैया जब ये डाइस दो तरीके के बन गए, एक साधारण बन गया एक मानक बन गया, तो इनमें अंतर भी तो होता होगा, इनमें कुछ ना कुछ अंतर भी तो होता होगा। हम किस आधार पर ये बात समझेंगे कि ये साधारण पासा है, ये मानक पासा है? हम किस आधार पर समझेंगे? तो उस अंतर को समझो कि डाइस को देखकर आप कैसे पहचानोगे कि ये साधारण है या मानक है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ध्यान से समझना, अगर ये मानक पासा है तो इस साधारण पासे को गैर मानक भी बोल देता है, गैर मानक भी बोल देता है। ध्यान रखना भाई, अगर ये मानक पासा है तो ये गैर मानक पासा है। तो दो चीजें बताई, साधारण पासा, साधारण पासे के जो नाम हैं वो सामान्य पासा भी कह सकते हैं और गैर मानक पासा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में नॉर्मल डाइस कह सकते हैं, जनरल डाइस कह सकते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस कह सकते हैं। ये साधारण पासे के नाम हो गए। अगर मैं दूसरे पासे की बात करूं तो वो मानक पासा, मतलब मैं उसे स्टैंडर्ड डाइस बोल सकता हूं। स्पेशल डाइस भी इसे कहा जाता है, एक विशिष्ट पासा भी इसे कहा जाता है। स्पेशल पासा, स्पेशल डाइस, एक विशिष्ट पासा भी इसे हम कहते हैं। याद रखना इस चीज को। अब मेरे प्यारे दोस्तों अंतर क्या होता है इन दोनों में? दोनों में हम कैसे पहचाने? सर आपने तो कहा कि अंतर है, तो क्या है? ध्यान से सुनो। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर मानकर चलो मैं एक डाइस बनाता हूं। यहां पर अगर मैं एक डाइस बनाता हूं, यहां 3 लिखता हूं, यहां 1 लिखता हूं, यहां 4 लिखता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ध्यान से सुनना कि अगर हम इस डाइस की बात करते हैं तो ये साधारण पासा है। आप कहेंगे ये साधारण पासा कैसे है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये साधारण पासा ऐसे है कि ध्यान रखना, जब कभी पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 दिखाई दे, लिख लो इस चीज को बेशक, जब पासे में, ऐसे समझो यदि यदि दिए गए पासे में, यदि दिए गए पासे में, यदि दिए गए पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, तो साधारण पासा कहा जाता है। मेरे प्यारे वीरों क्या हम इसे याद रखेंगे? हमने कहा अगर किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो क्या बोलेंगे? 7 है तो साधारण पासा होता है। साधारण पासा होता है, साधारण पासा होता है। ध्यान रखना, सही है, इसे ध्यान रखना। तो कैसा पासा हो जाएगा? साधारण पासा होगा। ऐसे लिख लो, साधारण पासा होगा। अब ध्यान से समझना, मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं। क्या हमारी आंखों को कोई सी भी दो सतह इनमें से ऐसी दिखाई दे रही हैं जिनका योगफल 7 बन सकता है? तो आप लोग कहेंगे भैया दिखाई दे रही हैं, कैसे? यहां पर देखो, ये जो 3 + 4 है, अगर मैं 3 + 4 करता हूं तो ये 7 बनता है। मेरे प्यारे दोस्त 3 + 4 7 का मतलब ये साधारण पासा हो जाएगा। हमारे डाइस में अगर 2 सरफेस ऐसी हैं, एनी 2 सरफेस, कोई सी भी 2 सरफेस जिनका सम 7 है, then we can say this is normal dice,
तो मुझे बताओ कि ये 3 एंड 4 कितना हुआ 7। तो ये साधारण पासा है। थम्स अप करो, साधारण पासा कभी भूलोगे तो नहीं। अब मैंने आप लोगों से कहा मानक पासा क्या है फिर। तो भैया मानक पासा इसका विपरीत होता है। कैसे? ऐसे समझो, ऐसे समझो, मानकर चलो कि मैं यहां पर डाइस बनाता हूं, डाइस बनाता हूं 2 1, और यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 3। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जब यहां पर 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 था तो ये साधारण पासा था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को यहां पर कोई सी भी 2 सतह जोड़कर 7 बनाने की स्थिति ज्ञात हो रही है? मुझे यहां बताओ कि अगर मैं 2 में 1 जोड़ता हूं तो 3 बनता है, मैं 1 में 3 जोड़ता हूं तो ये 4 बनता है, मैं 3 में 2 जोड़ता हूं तो ये 5 बनता है। क्या कहीं पर भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हुआ? नहीं, किसी भी निकटवर्ती सतह का योग 7 नहीं है। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मानक पासे में, मानक पासे में किन्हीं 2, मानक पासे में किसी भी 2 निकटवर्ती, निकटवर्ती सतहों का योग, सतहों का योग 7 नहीं होता, 7 नहीं होता, लेकिन लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है, लेकिन सभी विपरीत सतहों का योग, सभी विपरीत सतहों का योग 7 होता है। सही है। सभी विपरीत सतहों का योग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 7 होता है। तो यहां पर हम एक चीज समझेंगे। मैंने आप लोगों से क्या बोला? हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि मानक पासे के आंसर तो फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होते हैं? साधारण पासे में हमने देखा था कि किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 था, 3 + 4 7। मानक पासे में किसी भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 ही नहीं हुआ, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब आप लोग कहेंगे भैया जो विपरीत सतहों का योग 7 है वो तो दिख ही नहीं रहा, वो दिखेगा ही कैसे? तुम मुझे बताओ। विपरीत सतह तो कभी दिखाई ही नहीं देती है। कहते हैं पासे में कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है और ना ही एक साथ छिपती है। तो मुझे एक बात बताओ, दिखाई कैसे देंगी? पर यह नियम रहेगा कि मेरे प्यारे दोस्त 2 का जो अपोजिट होगा, 2 का जो अपोजिट होगा वो 5 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा? वो 5 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कि विपरीत का टोटल 7 होता है। अब सोचो कि अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 5। जब ऊपर ऊपर 2 लिखना पड़ेगा तो नीचे 5 लिखना पड़ेगा, तभी तो 2 और 5 मिलकर, 2 और 5 मिलकर 7 बनेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर 3 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 4। 3 का 4 कैसे? भैया जब ऊपर 3 होगा तो नीचे कितना लिखोगे? 7 बनाने के लिए तो 3 और 4 7 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो मैंने कहा 2 का 5, 3 का 4 और 1 का अपोजिट कितना होगा? 6। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लॉजिक होगा स्टैंडर्ड डाइस का, याद रखना है।
भाई जब ऊपर 1 लिखोगे तो नीचे 6 लिखना पड़ेगा, तभी तो 1 और 6 7 होंगे। यहां तक बताओ मेरे सभी प्यारे गुड्डा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ डाइस दूंगा जो आपको पहचानना है कि वो साधारण है या स्टैंडर्ड डाइस है। सर मैं हार मान रहा हूं, मेरे बस की पढ़ाई नहीं है, बहुत मेहनत की पर सफलता नहीं मिली। गुड्डा तुम्हारे हाथ में हार मानना और ना मानना। पर मैं एक बात कहूंगा, मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है। हार जब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत जब होती है जब जब ठान लिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना मेरे वीर, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। तुम अपने अपने परिवार के इकलौते चिराग हो, और इस चिराग का चमकना माता पिता के सम्मान के लिए, उनके विश्वास के लिए, उनके नाम के लिए बहुत जरूरी है। ये चिराग इतनी जल्दी बुझ नहीं सकता, ये चिराग इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत लोगों को जवाब देना है। मेरे प्यारे वीर, कैसे हो खामोश, कैसे रहे हो हार मान, क्यों हो गए मौन? याद रखना, अभी हर उस आवाज को जवाब देना है जिसने कहा था इनके खानदान में कामयाब है ही कौन, इनके खानदान में कामयाब है ही कौन। आ जाओ जल्दी से सवाल पर। मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला कि मैं कुछ डाइस बना रहा हूं और आप लोगों को बताना है कि कौन सा डाइस साधारण है और कौन सा नॉर्मल है। कहने का मतलब हुआ कि मेरे प्यारे वीर, कौन सा नॉर्मल है और कौन सा स्टैंडर्ड है, ये आपको बताना है। अब गौर से समझना, ये मैं कुछ डाइस यहां पर डिस्कस करूंगा आप लोगों से, तो मैं केवल 4 डाइस ही बना रहा हूं। आप मुझे जरा बताइएगा कि कौन सा डाइस साधारण है और कौन सा डाइस मानक पासा है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से क्या बोला मेरे प्यारे वीर? यहां पर 2 है, यहां पर 5 है और यहां पर 1 है। जल्दी बोलो, ये कैसा पासा है? बोलो ये कैसा पासा है? मैंने यहां पर बोला ये 3 है, ये 1 है, ये यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये 2 है। ये कैसा पासा है? यहां पर मैंने बोला ये 4 है, ये यहां 6 है, यहां 1 है। ये कैसा पासा है? यहां मैंने कहा 2 है, 1 है, और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर ये 2 है, ये 6 है और ये 4 है। ये कैसा पासा है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे वीरों, एक बार जल्दी से बताओ, क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? तो सबसे पहले डाइस में आप यहां पर चेक करिएगा कि ये 5 और 2 7 है। मानकर चलो मैं इसे ऐसे भी बना लेता, मानकर चलो मैं इसे ऐसे भी बना लेता कि 4 3 2, तो भी चेक कर लो। अभी जो मैंने बताया वो भी हमारे पास नॉर्मल डाइस था। ये कैसा, इसे बताओ। तो मैं यहां पर नॉर्मल तरीके से बोल सकता हूं कि 4 और 3 अपोजिट हैं। तो 4 और 3 अपोजिट हैं, तो मेरे प्यारे, मैं सॉरी 4 और 3 अपोजिट बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं नजदीकी है, पड़ोसी है। 4 और 3 आपको दोनों एक डाइस में दिख रहे हैं, इसका मतलब ही यही होता है कि ये पड़ोसी सतह है, निकटवर्ती सतह है, एडजेसेंट सरफेस है। अब जब मैं इन दोनों को देखूंगा ध्यान से, तो ये 3 + 4 7 बन जाएगा, और 7 बन गया, समझो कि ये साधारण या नॉर्मल डाइस हो गया। साधारण या सामान्य या नॉर्मल डाइस हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने यहां पर बोला 3 और 1 4, 1 और 2 3, 2 और 3 5, यहां कहीं भी 7 नहीं है और 7 नहीं बना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मानक पासा है, और मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का जो योगफल होता है वो 7 होता है। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। यहां 3 का विपरीत 4 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा और 5 का विपरीत 2 होगा। ध्यान रखना है।
मेरे प्यारे वीरों, यहां पर 4 और 6 10, 6 और 1 7, यहां पर बन गया 6 और 1 7। जब 6 और 1 7 बन गया तो ये पासा कैसा हो गया? साधारण पासा हो गया, साधारण पासा हो गया। और जब मैं यहां पर इसी चीज को चेक करता हूं तो ये यहां पर देखो ध्यान से, ये मानक पासा बनेगा क्योंकि इसमें कहीं पर भी 7 नहीं बन रहा है। मुझे बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे मेरे प्यारे वीर थम्स अप करो कि जो इतना समझ गए हैं कि संदीप भैया, हम कभी भी कुछ भी हो जाए लेकिन साधारण पासा पहचानने में और मानक पासा पहचानने में गलती नहीं करेंगे। बोलो जल्दी से, कभी गलती तो नहीं करोगे। साधारण पासा पहचानने में और मानक पासा पहचानने में कभी गलती तो नहीं करोगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखना है, कभी गलत नहीं होना चाहिए। भैया इससे ज्यादा बेहतर मैं आप लोगों को और कैसे सिखाऊं? मैंने कहा कि आप कभी अब गलती नहीं करोगे, ये मेरा दिल कहता है। आ जाओ सवाल पर, अब ध्यान से समझो। मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन अब लेके आऊंगा और क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा और आपसे पूछूंगा कि क्या क्या आंसर बन सकते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मानकर चलो कि मेरे पास यहां पर 2 डाइस हैं, बहुत गौर से सुनना। मानकर चलो, अच्छा ऐसे समझते हैं, अभी एक ही डाइस लेते हैं, ये 2 है, ये 1 है और ये 6 है। मैंने आप लोगों से कहा कि आप मुझे यहां पर बताओ कि एक के विपरीत क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर बोलो। अब ध्यान से समझना, हमने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। क्वेश्चनों को चुटकी में ना उड़वा दूं तो बता देना। वास्तविकता बता रहा हूं, डाइस का हर वो सवाल जिससे आप आज तक डरते आए हैं, मैं आप लोगों को मात्र 20 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखाऊंगा। ध्यान से समझो। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल यहां पर लिखा हुआ है कि एक के विपरीत बताना है और डाइस की संख्या कितनी है? डाइस की संख्या यहां पर 1 है केवल। तो मुझे आप लोग यहां पर एक बात बताओ, जब मैं एक के विपरीत बताऊंगा तो मेरे प्यारे दोस्त ये कौन सा पासा है? ये साधारण पासा है, 6 और 1 7। एक के विपरीत, बेटा जो 6 बता रहे हैं ना बच्चे आंसर की, एक के विपरीत 6 है। गुड्डा थप्पड़ इतनी जोर से लगाऊंगा यहीं से, अब भी गलती करोगे? छोटे भाइयों, गलती होने पर पीट भी सकता हूं, ध्यान रखना। हालांकि थोड़े दूर हैं हम, तो इस चीज का फायदा मत उठाओ, इस चीज को समझो, अपने मन से सोचा करो। क्या एक के विपरीत 6 हो सकता है? क्या आप भूल गए कि जो अपोजिट का टोटल 7 होता है वो मानक पासे में होता है? जिन्होंने 6 बोला एक बार सॉरी बोलो कान पकड़ के। कमेंट लिख के जरूरत नहीं है, बस मन मन में बोल लो, मेरे लिए बहुत है। गलती नहीं होनी चाहिए। मानक पासे में अपोजिट का टोटल 7 होता है और ये मानक पासा कहां है? ये मानक पासा कहां है? ये तो साधारण पासा है। एक के विपरीत मेरे प्यारे दोस्त, जब एक पासा हो और किसी एक अंक के विपरीत पूछा जाए तो कभी भी फिक्स नहीं हो सकता, कभी फिक्स नहीं हो सकता। इसमें एक के विपरीत मैं ये बोलूंगा कि एक के विपरीत 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। इनमें से कोई एक होगा। लेकिन मुझे नंबर विपरीत में हमेशा पॉसिबिलिटी में वही रखने हैं जो एक के पास दिखाई ना दे रहे हो। यहां पर मुझे बताओ, एक के विपरीत खुद एक तो हो ही नहीं सकता ना भाई। एक के विपरीत एक कैसे होगा? एक नंबर सरफेस पर 6 सतह में से एक बार ही तो आ सकता है मेरे प्यारे गुड्डा। एक के विपरीत 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 2 तो पड़ोस में, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 विपरीत सतह कभी एक साथ दिखाई नहीं देती। और यहां पर एक के पास 2 दिख रहा है तो ये कभी विपरीत नहीं हो सकती। और मेरे प्यारे वीर, यहां पर एक के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 और 6 भी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो फिर एक के विपरीत क्या होगा? जो बच गए 3 4 और 5। कहने का मतलब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक ग्रुप तो बनेगा इन तीनों का जो दिख रहे हैं, 1 2 और 6 का,
और एक ग्रुप बनेगा इनका जो नहीं दिख रहे हैं, 3, 4 और 5। इन तीनों सतह के अपोजिट ये तीनों सतह। पर अब कौन सी सतह के अपोजिट कौन सी सतह है, ये एक डाइस से सिद्ध नहीं हो पाएगा। इनमें कौन सी सतह के अपोजिट है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है, अगर क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा 1, 2, 6 में से कि भैया इसके विपरीत क्या है, तो आंसर इधर से आएगा 3, 4, 5 में से। और मेरे प्यारे वीर, अगर क्वेश्चन 3, 4, 5 में से पूछा जाएगा तो आंसर 1, 2, 6 में से आएगा। आप ये चीज ध्यान रखना। अब गौर से सुनेंगे मेरे प्यारे वीरों। मानकर चलो डाइस ये होता, मानकर चलो डाइस ये होता कि 2, 2, 4 और 3, और मुझसे यहां पर एग्जामिनर कहता कि बताओ एक के विपरीत क्या है। मुझसे यहां पर एग्जामिनर कहता कि बताओ एक के विपरीत क्या है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ग्रुप बनेंगे 3 अलग 3 अलग। मैंने आप लोगों से क्या बोला, मैंने बोला 3 अलग 3 अलग। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ हुआ कि एक ग्रुप बनेगा जो दिख रहे हैं 2, 4, 3, 2, 4, 3, और एक ग्रुप बनेगा एक बच गया जो नहीं दिख रहे, 5 बच गया और 6 बच गया। क्वेश्चन अगर इधर से पूछा जाएगा तो आंसर इधर से आएगा, क्वेश्चन अगर इधर से पूछा जाएगा तो आंसर इधर से आएगा। ये किधर से पूछा गया, एक के विपरीत मतलब इधर से, तो आंसर क्या आएगा, 2, 4, 3। 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन में मिलता है, मानकर चलो 2, 4, 3 में से कोई एक ही मिलता है ऑप्शन में, तो वो ही सही है। और अगर 2, 4, 3 मेरे प्यारे दोस्त इस तरीके से मिलते हैं, 2 या 4 या 3, तो वो सही है। और मानकर चलो कि 2 अलग मिला ए ऑप्शन पर, 4 अलग मिला 3 ऑप्शन पर, और सी पर मिला ए तथा बी दोनों संभव हैं, तो वो सही है। और अगर ए पर मिला 2, बी पर मिला 4, सी पर मिला 3 और डी पर मिला ज्ञात नहीं कर सकते, तो फिर ज्ञात नहीं कर सकते सही होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक डाइस का कॉन्सेप्ट है। अब मानकर चलो आपसे यहां पर एक क्वेश्चन और पूछता हूं और इसमें भी एक ही डाइस रखता हूं। मैंने कहा मैं अपने गुड्डा से एक क्वेश्चन और पूछूंगा, गौर से समझो। हमने क्या बोल दिया, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। मुझे आप लोग बताओ कि 4 के विपरीत क्या है। मुझे बताओ कि 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा। मुझे बताओ कि 4 के विपरीत कौन सा अंक हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 4 के विपरीत पूछ रहा है कि बोलो कौन होने वाला है। कह रहा है बोलो 4 के विपरीत कौन होने वाला है।
बताओ सभी प्यारे दोस्त। अब आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि यार 4 के विपरीत बताना है। आप लोग बोलोगे कि भैया 4 के विपरीत बताओ कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त कुछ लोग ऐसे हैं कि 2 4 6 का अलग ग्रुप बना दिया, 1 5 3 का अलग बना दिया, तो आंसर कर रहे हैं 1 5 3 1 5 3। नहीं, पहले ये तो देख लो कि ये पासा कौन सा है। ये एक मानक पासा है और मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। मानक पासे में सभी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो खुद सोचो ना कि 4 के विपरीत कितना होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। अब आप लोग कहेंगे मानक पासा कैसे? यार खुद जोड़ लो, 2 4 6 4 6 10 6 2 8। क्या क्या कहीं भी 7 बन रहा है? कहीं भी 7 नहीं बन रहा। और जब कहीं भी 7 नहीं बन रहा तो ये कैसा पासा है मेरे प्यारे दोस्त? ये स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है जिसमें सभी अपोजिट सतह का योगफल 7 होता है। मैंने आपको अभी केवल 2 डाइस वाले क्वेश्चन कराए हैं, केवल मतलब 1 डाइस वाले क्वेश्चन कराए हैं। अब समझने की कोशिश करना। मानकर चलो कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मानकर चलो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि यहां पर जो है 2 डाइस दिए गए हैं। सवाल को गौर से सुनना। जब 1 डाइस है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 डाइस हो तो क्या करें? 2 डाइस हैं तो क्या करें? 2 1 6 3 4 5। बताओ, 3 4 और 1। बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, हमें इसमें अपोजिट निकालने। मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा, हर एक तरीका बताऊंगा प्रश्न करने का जो बेहतर से बेहतर होगा। ध्यान से सुनना। सवाल में यहां पर 2 लिख रहा है, यहां 1 लिख रहा है, यहां 6 लिख रहा है, यहां पर 3 लिख रहा है, यहां 4 लिख रहा है, यहां 1 लिख रहा है। और मेरे प्यारे वीरों, मामला है क्या? मामला बस इतना सा है कि मुझे अपोजिट निकालना है। और मैं यहां पर आपसे इस वजह से ये नहीं लिख रहा कि 3 के विपरीत बताओ, 4 के बताओ, क्योंकि मैं यहां पर हर एक नंबर के अपोजिट जानना चाहता हूं कि हर एक नंबर के अपोजिट क्या होगा। नीचे करना कमेंट को, रुक जाओ, ध्यान से समझना। अब तो मैंने आप लोगों से कहा इन दोनों में आपको करना क्या है कि मेरे प्यारे वीर, आपको देखना है कि कॉमन कौन सा है। ध्यान से समझो। मैंने आप लोगों से कहा इसमें कॉमन नंबर ढूंढो। कॉमन क्या? 1 है। तो जो ये वाला 1 है उसे यहां लिख लो, और जो ये वाला 1 है उसे इससे नीचे लिख लो। सही है यहां तक? और अब पासे को घड़ी की दिशा में घुमा दो। कैसे? मैंने कहा घड़ी ऐसी तो चलती है, 1 से क्या आता है? 6। गुड्डा, तो 6 लिख दो। 6 से क्या आता है? 2, तो 2 लिख दो। यहां 1 से क्या आता है? 3, तो 3 लिख दो। और 3 से क्या आता है? 4, तो 4 लिख लो। पर यह ध्यान रखना कि दोनों पासे आपको घड़ी की दिशा में घुमाने हैं। ऐसा मत कर देना कि एक पासा घड़ी की दिशा में घूम रहा है, एक विपरीत घूम रहा है, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और यहां पर 1 के सामने 1 तो आएगा नहीं, तो जो बच गया नंबर है उसे लिख दो। कौन बचा है? 5 बचा है, तो यहां पर 5 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि 1 के अपोजिट 5 होगा, 6 के अपोजिट 3 होगा, और 2 के अपोजिट 4 होगा। बात समझ में आई? 1 के अपोजिट 5 है, 6 के अपोजिट 3 है, और 2 के अपोजिट 4 है। अभी और प्रैक्टिस करते हैं, परेशान मत हुआ करो, और समझेंगे क्वेश्चन को, बेहतर तरीके से समझेंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे वीरों, समझो सवाल को। यहां पर मैंने लिखा 4, यहां पर मैंने लिख दिया 5, नहीं, यहां पर 4, यहां पर मैंने लिख दिया 6, यहां पर 1 लिख दिया। यहां मैंने 4 लिख दिया,
यहां मैंने 3 लिख दिया, यहां 6, यहां पर मैंने 5 लिख दिया और यहां पर मैंने 4 लिख दिया। जल्दी से चेक करो ये पासा कैसे सॉल्व हो सकता है। कौन यही पूछेगा आपसे एग्जाम में, बस इतना सा ही पूछता है। जैसे अभी ये डाइस है तो आपसे कोई से भी नंबर के अपोजिट पूछ लेगा। जैसे आपसे कहा कि भाई 3 के अपोजिट बताओ, आपसे कहा 4 के अपोजिट बताओ, आपसे कहा 5 के अपोजिट बताओ, किसी के भी अपोजिट पूछ सकता है। 2 के अपोजिट बताओ, 6 के अपोजिट बताओ, 4 के अपोजिट बताओ, 1 के अपोजिट बताओ। हर एक चीज हमें करनी है। देखो कैसे मेरे प्यारे वीर, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया ये 5 कैसे आ गया। देखो एक्चुअल में होता यह है कि जैसे एक है आमने सामने, तो इसमें से एक एक को काट के जो नंबर अभी तक आया ही नहीं है उसे लिख देते हैं। 5 ही तो नहीं आया था बाबू, तो 5 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कौन है? 4 कॉमन है, तो हमने 4 को ऊपर नीचे लिख दिया। 4 कॉमन है तो 4 को हमने ऊपर नीचे कॉमन से ही शुरू करें, बस ये ध्यान रखना है। अब घड़ी की दिशा में घुमाना है। ये सबको पता है घड़ी कैसे चले, बेटा काई की महंगी तो ना है जो उल्टी चलती हो, ये ध्यान रखना। तो 4 से जब मैं चलूंगा तो कौन आएगा? 6। 4 से 6 और 6 से कौन आएगा? 1 आएगा, तो 1 लिख दो। यहां तक कोई दिक्कत? यहां पर 4 से चलोगे तो 3 और 3 से चलोगे तो 5, 5 लिख दो। और मेरे प्यारे वीरों 4 के सामने 4 तो आएगा नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा कि 4 के अपोजिट 4? तो 1 4 को हटा दो और जो नंबर आया ही नहीं है कौन है वो? 2, उसे यहां लिख दो। इसका मतलब हुआ कि 4 के अपोजिट 2 है, 6 के अपोजिट 3 है और 1 के अपोजिट 5 है। बाबू यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है इस बैच में ज्यादातर बच्चे फ्रेशर हैं, नए हैं, तो मैं बहुत जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं। किसी को लगता है कि भैया स्पीड से पढ़ाओ, तो फिर क्लास को बाद में स्पीड से बढ़ा के फास्ट करके देख लिया करो। लेकिन ये मेरा टारगेट है, ये मेरा अपनी सोच है कि 1000 होशियार बच्चे आगे निकल जाओ, पर एक भी कमजोर बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। ये मेरी अपनी सोच है। अब ये कहां तक सही है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि जितने लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है कि यार ये शायद हमें रीजनिंग सिखा देंगे, तो मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ पाऊंगा। मैं विश्वास नहीं तोड़ पाऊंगा और मैं बेसिक से ही चलूंगा। सिलेबस टाइम पे करवाऊंगा, बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। पेपर में इस बात का दावा करता हूं, वादा करता हूं आपसे कि जो क्लास में पढ़ाऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जब आप एग्जाम देख के आएंगे तो कहेंगे कि हां चीजें तो सही रही। और यह भी वादा है अगर क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे तो फिर कोई नहीं कर पाएगा, बशर्ते आपने मेहनत मेरे साथ बेहतर तरीके से की हो। पर मेरे प्यारे दोस्त मैं एक बात कहूंगा, ये मेहनत इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि सिलेक्शन तक जाना ही जाना है। कहते हैं कि दुनिया की अब कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, नौकरी बस तेरी ही याद आती है। पल पल सोचते हैं कि कब मिलेगी ये नौकरी, और मेरे प्यारे दोस्त कब कब होंगे हमारे सपने पूरे। कहते हैं कोई कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। क्या बोला? कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता। अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं मैं कुछ भी दुनिया को, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है। पर मुझे मुझे तेरे बिना ए नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। आ जाओ, ये जुनून आपको रखना है। ध्यान से समझो। अब मैं आपको और क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं। मानकर चलो यहां भी 2 डाइस है, मानकर चलेंगे कि यहां पर भी एग्जामिनर ने हमें टोटल 2 डाइस दिए हैं। अब ध्यान से समझना, यहां पर लिखा हुआ है, जैसे मानकर चलो ए से लेकर एफ तक सारे लेटर लिखे हुए हैं।
हमने कहा ए से एफ तक सारे लेटर लिखे हुए हैं। यहां पर बी लिखा हुआ है, यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पर डी लिखा हुआ है, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ए लिखा हुआ है, यहां पर सी लिखा हुआ है, यहां पर ई लिखा हुआ है। मुझे बताओ कौन सा लेटर कौन से लेटर के अपोजिट है। मैंने कहा कौन सा लेटर कौन से लेटर के अपोजिट है। जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त क्या बोला। तो हमने क्या बोला, जरा गौर से सुनिएगा। मैंने आप लोगों से बोला कि इन दोनों में कॉमन कौन है, तो कॉमन बोलो, कॉमन ए है। ए को ऊपर और नीचे नोट कर लेंगे, ए को ऊपर और नीचे नोट कर लेंगे। अब ध्यान से समझेंगे। जब ए को ऊपर नीचे नोट किया, क्योंकि कॉमन से ही शुरू करना है, तो जब हम कॉमन से चले तो यहां पर ए से कौन मिला, डी मिला, बी मिला, और डी से कौन मिला, बी, तो डी से बी मिल गया। यहां पर ए से चले तो घड़ी की दिशा में सी मिला, और सी से कौन मिल गया, ई, तो यहां पर ई हो गया। ए के सामने एफ आएगा, क्योंकि यही लेटर बचा हुआ है। ये संकेत ऊपर दिए जाने चाहिए कि ए से लेकर एफ तक के लेटर लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं क्या बोल सकता हूं भैया, ए के अपोजिट एफ है ना भैया, डी के अपोजिट सी है, और बी के अपोजिट ई है। मुझे बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। मुझे बताओ यहां तक तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि भैया आपने क्लॉकवाइज घुमाया और एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते तो क्या होता, क्या सवाल गलत हो जाता? ना, सवाल गलत नहीं होता, सवाल फिर भी सही था। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर पहला डाइस क्लॉकवाइज घुमा है तो दूसरा भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, और पहला एंटी क्लॉकवाइज घुमा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। दिक्कत कब है पता है? दिक्कत जब है जब आपने गलती से एक क्लॉकवाइज घुमा दिया और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो दिक्कत होगी और सवाल गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे भैया एक कॉमन में तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर दो कॉमन हुए तो क्या करेंगे? आओ एक बार ध्यान से समझो, एक बहुत जबरदस्त लॉजिक बताऊंगा। और जब डाइस आएंगे ना, 4-4 डाइस, 5-5 डाइस आएंगे, है ना, तो आपको डबल कॉमन ट्रिक का ही प्रयोग करना है। आज तो आपको सिखा रहा हूं, कल क्वेश्चन लगवाऊंगा और कल की क्लास में देखना कितनी जल्दी से हम आंसर कर रहे होंगे। ठीक है, कल की क्लास में जरूर आना है सभी को। ध्यान से सुनो, मानकर चलो कि मैंने 2 डाइस लिख दिए, मानकर चलो कि यहां पर 2 डाइस है, ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 3 है, ये यहां पर 1 है, और ये 5 है। गौर से सुनना, मानकर चलो कि एग्जामिनर हमसे कहता है कि 5 के विपरीत क्या होगा सर? 5 के विपरीत क्या होगा? ये क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछता है कि बताओ 5 के विपरीत जो अंक होगा वो कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत पूछ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, जब कभी भी, हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी आप लोगों से 2 डाइस दे और दोनों डाइस में मेरे प्यारे दोस्तों 2 अंक कॉमन हो, जैसे यहां पर 3 और 1 कॉमन है, तो आप कभी भी इस ट्रिक को मत लगाना। क्या हो गया? मैंने कहा कभी भी इस ट्रिक को मत लगाना, क्योंकि ये ट्रिक तो केवल तब लगाई जाती है जब एक ही कॉमन होता है। एक कॉमन होगा तब ये ट्रिक लगाई जाएगी, लेकिन यहां 2 कॉमन है, और जब 2 कॉमन हो और तीसरे के अपोजिट पूछे तो करना क्या है? जैसे यहां 3 1 है और यहां पर भी 3 और 1 है, तो मेरे प्यारे दोस्तों
5 के विपरीत पता है क्या होगा? 5 के विपरीत 4 हो जाएगा। समझ में आई? ये एक ट्रिक होती है जब कभी भी पासे में, ये उभयनिष्ठ का नियम होता है। एक्चुअल में ये होता है डबल कॉमन ट्रिक, उभयनिष्ठ का नियम। जब कभी भी पासे में तो दो सतह, मतलब दो सतह कॉमन होती हैं, दोनों पासों में दो सतह कॉमन होती है और दोनों सतहों को कॉमन देता है और तीसरी सतह जो बचती है उसके अपोजिट पूछता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों कॉमन सतह को आपस में परस्पर एक दूसरे से विभाजित कर देते हैं और विभाजित करने के बाद जो शेष बचता है वही हमारा आंसर होता है। बस इतना सा मेथड मेरे प्यारे वीरों को समझना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं? क्या यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूं? एक बार थम्स अप कर दो कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगली क्लास में मिलेंगे और कल की क्लास में हम बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। सही है? परेशान मत हुआ करो, हिम्मत मत हारा करो, ऐसे मत सोचा करो कि अब मैं क्या करूंगा। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखो कि जो होता है बेहतर होता है। दिन एक जैसे नहीं रहते। आज दुख है, कल खुशियां भी होती हैं। तुमने देखा है जब हम साइकिल को बहुत ताकत लगाकर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ा रहे होते हैं तो उसके बाद जो पल होता है, आज अगर चढ़ाई है तो कल उतार भी होगा। ऐसी कोई चढ़ाई नहीं जिसका कोई उतार नहीं। आज चढ़ाई है तो अगले पल उतार भी होगा। और याद रखो, जिस चढ़ाई पर तुमने साइकिल को बहुत जान लगाकर चढ़ाया है, अगले ही पल विश्वास रखो इतना सुकून मिलने वाला है कि पैडल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, क्योंकि आपने मेहनत पहले कर ली है। इसका मतलब आज की हुई मेहनत कल फल देगी और आज की हुई मौज मस्ती कल कष्ट देगी। ध्यान रखना, कितनी भी मेहनत कर लो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ तो विश्वास रखो ये मेहनत सबकी नजर में बेवजह मेहनत होगी। इसलिए जान लगा दो या जाने दो, दो ही कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे पास। या तो जान लगा दो या जाने दो। मैंने कहा जाने के लिए तो जमाना पड़ा है, हम जान लगाएंगे और इस बार ए नौकरी तुझे हासिल करेंगे। एक बहुत सुंदर पल होगा जब इन किताब वाले हाथों में जॉइन लेटर होगा। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत खुशी का पल होगा जब मम्मी के पैरों को छूकर ट्रेनिंग पर जा रहे होंगे। बहुत खुश पल होगा जब आज कहते हो मम्मी लाइब्रेरी जा रहा हूं और कल कहोगे मम्मी मैं ड्यूटी जा रहा हूं। अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।